नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र। तहरीर महविश सिद्दीक़। किस्त नंबर 28। ज़रार मैं सच ही कह रही थी। अजलान भाई ज़ैनी भाभी को इतना मिस कर रहे हैं कि उनकी आदत तक को याद करते खुद भी अपना रहे हैं। जिमल ने ज़रार को हंसाने के लिए ही ये तरीका अपनाया और वो अपनी कोशिश में तकरीबन कामयाब भी रही थी। ज़रार अब बेड से उठते इन दोनों बहन भाई की मसनूई बहस को एंजॉय करते हुए मुस्कुरा भी रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। अजलान ने मुस्कुराते हुए कुशन वापस कैच कर लिया जिसे जिमल ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसकी तरफ फेंका था। मैं सब जानती हूँ भाई, ज़ैनी की बात होती रहती है मुझसे, वो मुझसे सब कुछ शेयर करती है। आफ्टर ऑल हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। अजलान समझ चुका था जिमल ये सब बातें ज़रार का मूड फ्रेश करने के लिए कर रही है, इसलिए इसकी हर बात में इसका बराबर साथ दे रहा था। मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं यहाँ खड़ा रहा तुम्हारी ये कैंची की तरह चलने वाली ज़ुबान इसी बर्क रफ्तारी से चलती रहेगी। कुछ देर के बहसों मुबासा के बाद अजलान जिमल के सर पर चपत लगाते बेड से उठ खड़ा हुआ। जिमल को मुंह बसोरते देख ज़रार खुद कह लगाने पर मजबूर हो चुका था। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन कॉल कर देना। अजलान ने ज़रार के बाल सहलाते इसके सर पर मोहब्बत भरा बोसा दिया और इन्हें ख्याल रखने की ताकीद करते कमरे से बाहर चला गया। अजलान रात के इस पैर बिल आखिर वापस अपने कमरे में आया, जहाँ ज़ैनी के वजूद से हरी खाली कमरा इसे मुंह चढ़ा रहा था। वो आरामदा सादा टी शर्ट और ट्राउज़र जेब तन किए खिड़की के पास खड़ा कब से चांद को ही देखे जा रहा था। इस गुप अंधेरे में आसमान पर लटकता चांद भी आजकल इंसानों की तरह मतलबीपन पर उतर आया था। पूरी आबोताब से चमकती ये रोशनी अपनी सैर अंगेज़ी के जोर सिर्फ उसी इंसान पर जाहिर करती है जो इसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते थे। लेकिन हाय रे किस्मत, वो ये भूल गया कि वो चालाकियों में इन इंसानों का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। ये लोग बज़ाहिर देख तो चांद को ही रहे होते हैं, लेकिन इनकी जान लुटाती निगाहें इस वक्त इस चांदनी में भी अपने प्यारों को ही ढूंढ रहे होते हैं। आह इंसान, क्या कहने तेरी चालाकियों को। इंसान को तो छोड़ो, तुमने तो चांद को भी धोखा देना शुरू कर दिया। उसकी बेताब निगाहें चांद की खूबसूरती को देखने की बजाय इसकी चांदनी में भी ज़ैनी का ही अक्स तलाश कर रही थी। काफ़ी देर यूं ही एक ही पोजीशन में खड़ा रहने की वजह से इसके पांव तक शल हो चुके थे। खनकी के एहसास से बिलाकर वो खिड़की के पर्दे बराबर करता बेड पर आकर लेट गया, लेकिन अभी भी नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। ज़ैनी को याद करते बेख्तियार इसकी निगाह सेंटर कुशन पर रखे पिंक टेडी बेयर की तरफ उठ गई। इसने हाथ बढ़ाते जज़ब के आलमी से पकड़ा और इसे अपने सीने पर रखते ज़ैनी का नंबर डायल कर दिया। स्क्रीन पर ज़ैनी का नाम जगमगाते देख इसके लबों पर बेसाख्ता धीमी मुस्कुराहट रेंगी। अस्सलाम वालेकुम। तीसरी बेल पर ज़ैनी की नींद में डूबी खुमार आलूद आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम। अजलान को समझ ना आया, इसलिए बस सलाम का जवाब दिया और खामोश हो गया। अजलान, हेलो अजलान। फ़ोन के सेकंड्स को मिनटों में बदलता देख ज़ैनी धीमी आवाज़ में मुखातब होती अजलान को मुतवज्जा कर रही थी। अजलान को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बात क्या करे, इसलिए खुजल भरे अंदाज में अपनी पेशानी मसलते अभी भी खुद को बोलने के लिए आमादा ही कर रहा था। फातिमा की नींद डिस्टर्ब होने के ख्याल से ज़ैनी अपनी आंखें रगड़ती कमरे से बाहर आ गई। अब वो सोफ़े पर बैठती ना समझ तासरात समेत बार बार फ़ोन को कान से हटा कर देख रही थी। मैं सुन रहा हूँ ज़ैनब, आप करें बात। ज़ैनी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के लिए कान से हटाए ताकि इसे अपनी समातों में फिर से अजलान की आवाज़ सुनाई दी। उसकी पुरअतमाद अंदाज में कही गई बात पर ज़ैनी की आंखें चंद पलों के लिए तहय्युर के मारे खुली की खुली रह गईं। अजलान, फ़ोन आपने किया, बात आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं। ज़ैनी गैर यकीनी कैफियत में गिरी अजलान से इस्तफसार कर रही थी। कुछ देर पहले नींद की आगोश में डूबे होने की वजह से बार बार इसको जमाइयाँ आ रही थी। वो लबों पर हाथ रखते बमुश्किल हलक को आवाज़ पैदा करने से रोक रही थी। मैं कम से कम फ़ोन तो कर देता हूँ, आपने तो इतना दिनों से एक बार फ़ोन करने की भी जहमत नहीं उठाई। हाल पूछना तो फिर बहुत दूर की बात है। शिकवा बेख्तियार ज़ुबान से फिसल गया। इस वक्त वो ज़ैनी के पिंक टेडी बेयर को हक किए बेड पर चित लेटा हुआ था। अजलान, रोज़ तो आप आते हैं, या अब अलग से फ़ोन करके हाल क्या पूछूं? अजलान बेमतलब बात को तूल दिए जा रहा था। यही चीज़ ज़ैनी को अपनी समझ से बालातर लग रही थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नहीं आऊँगा सुबह, ओके बाय। अजलान ने जानबूझकर ज़ैनी को चढ़ाने के लिए मसनूई गुस्से का इजहार किया, वरना फ़ोन तो अभी भी इसके कान के साथ ही जुड़ा हुआ था। अजलान, मैंने ऐसा कब कहा आपसे? ज़ैनी की आवाज़ में फ़ौरन हल्की सी नमी दर आई। आपने वैसा भी तो नहीं कहा जो मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। गहरी मुस्कुराहट अनाबी लबों को छूती इसके चेहरे पर बहार के खिलते फूलों की मान रौनक ले आई थी।
अज़लान, अब मुझे क्या पता आप क्या सुनना चाहते हैं। अपने पिंक टेडी बेयर के बगैर इतनी मुश्किल से नींद आई थी मुझे और आपने फ़ौरन जगा दिया। ज़ैनी कुशन पर सर रखे अपनी मूंदी आंखों समेत मिनमिनाने के अंदाज में गोया आ रही थी। हद है यार, कितनी अनरोमांटिक लड़की है। अपने शोहर के मुंह पर कह रही इसे अपने टेडी बेयर के बगैर नींद नहीं आ रही। अज़लान बेजार तासरात समेत दिल ही दिल में सोच रहा था, मैं यहाँ इनकी यादों में पागल अभी तक जाग रहा हूँ और इन मोहतरमा को इस खबीस टेडी बेयर की याद सता रही है। अज़लान ने ज़ेरे लब बड़बड़ाते सीने पर रखे टेडी बेयर को उठाकर बेड से नीचे फेंक दिया। आपने इसे फेंका क्यों? अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो मुझे पकड़ा दें। अचानक इसे ज़ैनी की गुस्सैली आवाज़ की बाज़गश्त अपने कानों में गूंजती सुनाई दी। अज़लान अपनी इस बेहतियारी हरकत पर सर पीटते हड़बड़ाने के अंदाज में बेड से उठा और फिर टेडी बेयर को उठाते वापस उसकी जगह पर ही रख दिया। हेलो ज़ैनब। ज़ैनब लगता है सो गई। अज़लान ने अभी तक फ़ोन को ऑन देखा तो बेख्तियार ज़ैनब को आवाज़ें देता अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगा, जबकि दूसरी तरफ ज़ैनी फ़ोन कान के साथ लगाए वहीं लेटे लेटे फिर से गहरी नींद सो गई। अज़लान ने फ़ोन के स्पीकर से ज़ैनी की हल्की हल्की सांसों की आवाज़ सुनी तो आहिस्तगी से मुस्कुराते फ़ोन वापस डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी वो आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक इसके जहन में एक कूंदा आन लपका, जिसे सोचते इसकी मूंदी आंखें झट से खुल गईं। अज़लान ने कबर्ड के मुख्तलिफ दराज को चेक करने के बाद बिलाखिर एक गर्म शाल ढूंढ ही ली। कमरे की लाइट्स ऑफ करने के बाद वो लंबे लंबे डग भरता दाखिली दरवाज़ा अबूर कर चुका था। अज़लान ने सामने खड़े गार्ड्स को हाथ के इशारे से गेट खोलने का हुक्म दिया था। अज़लान की कार को गेट से बाहर जाता देख दोनों गार्ड्स ने फुर्ती से गेट को दोनों हाथों से पकड़ते इसे वापस बंद कर दिया। रात के इस पहर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, इसलिए वो रेस पर पाँव दबाते तेज़ स्पीड से कार चला रहा था। अज़लान के घर से अयान के घर का फासला तकरीबन 10 से 15 मिनट तक का था, मगर अज़लान की रैश ड्राइविंग ने यह फासला तकरीबन 6 मिनट के अंदर तय कर लिया था। इसने स्टीयरिंग व्हील घुमाते अयान के घर के गेट के सामने कार को ब्रेक लगाया। वो अज़लान शाह से बखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए रात के इस पहराने पर भी उन्होंने घर के मालिकों से इजाज़त नहीं ली, बल्कि इसकी कार देखते इसके बिना कुछ कहे फ़ौरन गेट खोल दिया। सारे गार्ड्स वक्त को देखते हैरत भरी निगाहों समेत आपस में चहमगोइयाँ कर रहे थे, मगर अज़लान इनकी बातों पर तवज्जो देने के बजाय अपने कदम सीधा नेक्सी की राहदारी की तरफ बढ़ा गया। अज़लान ने नेक्सी का दरवाज़ा नॉक करने के बजाय हाथ में पकड़ी पिन को उसके की होल में रखा और मुख्तलिफ तरीक़ों से घुमाने लगा। तकरीबन 1.5 मिनट की तगदो के बाद वो लॉक्ड दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो चुका था। बतौर टाइगर ये सब करना इसके बाएं हाथ का खेल था। अज़लान बिना चाप के धीमी चाल चलते घर के अंदर आ गया। मुझे पहले से ही पता था ये मोहतरमा इधर बिना किसी कंफर्टर के ही सो रही होंगी। ज़ैनी को यूं ही फ़ोन के साथ कान के साथ लगाए सिमटी सी हालत में लेटा देख अज़लान आहिस्तगी से मुस्कुराते धीमे लहजे में बड़बड़ा रहा था। फ़ोन पर बात करते करते अज़लान को अचानक एहसास हुआ था ज़ैनी ने कोई दरवाज़ा खोला और फिर बंद करते बात का आगाज़ किया है। इसी बात को सोचते वो अब यहाँ आया था, क्योंकि इसे पूरा यकीन था कि ज़ैनी बात करने की गर्ज से कमरे से बाहर आई और बेध्यानी में इतना ठंडा मौसम होने के बावजूद वहीं लेटे लेटे गहरी नींद सो गई है। बहुत बुरी आदत है इनकी, कहीं भी सो जाती हैं ये। अज़लान ने अपने कंधों पर डाली शाल को इसके वजूद पर अच्छे से उड़ाते पहले का कहा गया जुमला फिर से दोहरा दिया। शाल की निमार महसूस करते ज़ैनी हल्का सा कसमसाई ज़रूर थी, मगर गहरी नींद में डूबी वैसे ही सो गई। इसके हिलने के बायस बालों की कुछ लटें दुपट्टे से निकलती इसके चेहरे को ढांप गईं। अज़लान बेखुदी के आलम में थोड़ा आगे को झुका, फिर अपने नरम हाथों के लमस से वो बाल हटाते इसके कान के पीछे अड़स दिए। वो काफ़ी देर तक ट्राउज़र की पॉकेट में हाथ डाले पिलर के साथ टेक लगाए खड़ा इसकी मनमोहनी सूरत को ही तकता रहा और फिर अचानक वक्त गुजरने के एहसास से गहरा सांस भरते अपने कदम नेक्सी के दरवाजे की जानिब बढ़ा गया। वो यहाँ से जाने से पहले मासूमियत का पैकर बने ज़ैनी के चेहरे को एक नज़र भर कर देखना हरगिज़ नहीं भूला था। नेक्सी के दरवाजे को फिर से लॉक लगाते वो पोर्च में आया और अपनी कार स्टार्ट करते वापस चला गया। पूरे रास्ते ज़ैनी के चेहरे और ऑफिसर की आवाज़ की बाज़गश्त ने इसकी सोचों में ही मुस्तरक रखा था। अभी तो वो खुद भी इस बात से अनजान था कि ऑफिसर की बात मानने का फ़ैसला अनकरीब इसकी बीवी ज़ैनब को मौत के दहाने पर पहुंचाने वाला है। अफ़ान ऑफिस जाने के लिए रेडी होता घर से निकला ही था कि अचानक इसे अपने जहन के पर्दे पर ईमान फ़ातिमा का पुरनूर सरापा एक अक्स की सूरत में नज़र आने लगा। आज आमना बेगम की वफ़ात को 7 दिन मुकम्मल हो चुके थे। अफ़ान ने उस दिन के बाद से फ़ातिमा को दोबारा नहीं देखा था। वो कार का रुख बेख्तियार अयान के घर की तरफ मोड़ चुका था।
घर के बाकी सब लोग हर दूसरे दिन बाद फातिमा और ज़ैनी से मिलने के लिए यहाँ आते रहते थे, माँ सिवाय ज़रार और अफ़ान के। अफ़ान पहले 3 दिन तक तो ज़रार के साथ हॉस्पिटल में ही मसरूफ़ रहा। इसके बाद वो फ्री हुआ भी तो खुद में हिम्मत ही मुजतमा नहीं कर पाया, क्योंकि जिस बिखरी शिकस्ता हालत में वो आमना बेगम की वफ़ात वाले दिन उसे देख चुका था, दोबारा से वो सब अपनी आंखों के सामने देखना इसे अपने बस की बात ही नहीं लग रही थी। अफ़ान इस पाकीज़ा रिश्ते निकाह की मकनातीसी कशिश को महसूस करते पिछले एक हफ्तों से बगावत पर उतरते बेताब दिल को अंदर ही अंदर समझाने की कोशिश कर रहा था। अफ़ान की कार पोर्च में रुकते ही गार्ड्स ने सैल्यूट के अंदाज में इसे सलाम किया। जवाबन अफ़ान अपनी धीमी मुस्कुराहट समेत सर को हल्का सा कम देता नेक्सी की जानब बढ़ गया। आजकल जिसको देखो घर में जाने की बजाय सीधा नेक्सी में ही जा रहा है। ये मुलाज़म अयान के घर में काफ़ी सालों से काम कर रहा था। बला का दयानतदार शख्स था, लेकिन अपनी बातूनी तबीयत की वजह से अपने आसपास खूब रौनक लगाए रखता था। अब भी रद्द-ए-अमल के तौर पर हंसते हुए खुद को बोलने से बाज नहीं रख पाया। इसका इशारा वाज़ेह अज़लान और अफ़ान की तरफ ही था, लेकिन वो यह नहीं जानता था अफ़ान रास्ते में अयान को फ़ोन करते इसकी और शिफा की अदम मौजूदगी के बारे में पहले ही जान चुका है, इसलिए वो इनसे मिलने की बजाय सीधा नेक्सी की राहदारी की तरफ मुड़ गया था। अयान इस वक्त अपने ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था, जबकि शिफा एक इमरजेंसी ऑपरेशन में अपनी खिदमत सर अंजाम देने के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। अरे अफ़ान भाई, आप अंदर आइए ना प्लीज़। अफ़ान को इतने दिनों बाद सामने देख ज़ैनी ने खुशदिली से मुस्कुराते इसे अंदर आने का कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे हो आप? अफ़ान ज़ैनी के सर पर दस्ते शफ़क़त रखते नरम लहजे में इसका हाल अहवाल दरियाफ़्त कर रहा था। जी भाई, मैं ठीक हूँ, आप यहाँ बैठे, मैं भी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ज़ैनी अफ़ान के मना करने के बावजूद इसे सोफ़े पर बिठाती वापस किचन में चली गई। ज़ैनी, कौन आया है? फातिमा नमाज के स्टाइल में दुपट्टे को सर पर लपेटे कमरे से बाहर आई तो इसकी निगाह बेसाता सामने सोफ़े पर विराजमान अफ़ान की तरफ उठ गई। फातिमा को अपने अल्फाज हलक के अंदर ही दम तोड़ते महसूस हुए थे। ना चाहते हुए भी इसके तासरात में एक अजब सी सर्द महरी भर गई। इसने अफ़ान को सलाम तक करना गवारा नहीं किया था। कैसी हैं आप? अफ़ान ने फातिमा को बिना कुछ कहे वापस कमरे में जाते देखा तो अपने मखसूस नरम अंदाज में गोया थे इसे फिर से अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। फातिमा इस वक्त हॉस्पिटल का मंजर याद करते ज़ब्त के चक्कर में अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींच रही थी, जबकि दूसरी तरफ अफ़ान के धड़कते दिल को इतने दिनों बाद इसे अपने सामने देख यकगुना सुकून का एहसास हुआ था। ईमान, आप ही अफ़ान भाई को चाय दीजिएगा प्लीज़। फातिमा की आवाज़ सुनते ही ज़ैनी ने इसे वहीं खड़े खड़े किचन में आने का कह दिया। फातिमा अफ़ान को अक्सर नज़रअंदाज करती किचन में चली गई, जहाँ ज़ैनी इस वक्त आटे के साथ कुश्ती करने में मसरूफ़ थी। ज़ैनी, ये मैं कर लूँगी, आप ये चाय बाहर खुद ही दे आओ। अब फातिमा ने बहाना करना चाहा, मगर ज़ैनी को नफ़ी में सर हिलाते देख मजबूरन फातिमा को इस सॉसपैन में उबलती चाय को कप में डालना पड़ा। अब वो बेबस लबों समेत पहले से तैयार करदा लवाजमात की डिश में सॉसर और चाय का कप रखती बाहर लाउंज में आ गई। अफ़ान ने इसके झुके आरस को देखते चाय का कप खुद ही पकड़ लिया। अगर कोई और लम्हा होता तो वो वैसे ही चला जाता, मगर अब ज़ैनी की वजह से इसे यहीं रुकना पड़ा। अभी वो चाय के हल्के हल्के सिप ले ही रहा था जब ज़ैनी फातिमा की हमराही में किचन से बाहर आ गई। अफ़ान भाई, ज़ैनी की आवाज़ सुनते अफ़ान ने हाथ में पकड़ा चाय का कप वापस मेज़ पर रख दिया। जी बेटे। अफ़ान फ़ौरन मुतवज्जा हुआ था। निगाहों का मरकज़ इस वक्त वही दुश्मने जहाँ ही थी जो आंखों ही आंखों में ज़ैनी को नफ़ी में सर हिलाती किसी बात का जवाब दे रही थी। अगर आप थोड़ा फ्री हैं तो मेरा एक काम करेंगे प्लीज़? ज़ैनी ने आंखें बड़ी करके दिखाती फातिमा का लिहाज ना करते अपनी बात का आगाज़ कर दिया। फातिमा सुनी अनसुनी करते वापस कमरे में चली गई। अफ़ान इस वक्त नासमझ तासरात चेहरे पर रकम किए इन दोनों को ही समझने की कोशिश कर रहा था। हाँ बेटे, आप बताओ क्या काम है? अफ़ान को लगा ज़ैनी को कुछ काम है, इसलिए सोफ़े से टेक छोड़ते फ़ौरन सीधा हो बैठा। दरअसल अफ़ान भाई, बात यह है कि ईमान आप ही किसी चैरिटी हॉल में जाना चाह रही थी। कल रात वो मुझे साथ चलने का कह रही थी, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या आप ईमान आप ही को अपने साथ ले जा सकते हैं? उन्होंने वहाँ आमना आंटी के साले स्वाब के लिए कोई सदका खैरात करना है। ज़ैनी ने हिचकिचाते हुए अपना मदाह अफ़ान के सामने रख दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत को क्या हुआ? मैं अभी डॉक्टर को बुलवाता हूँ, आपका यहीं घर पर ही चेकअप कर लेगा। अफ़ान तफक्कुर में इस लहजे में गोया तो मोबाइल फ़ोन ऑन करने लगा, मगर ज़ैनी ने फ़ौरन मना कर दिया। नहीं नहीं अफ़ान भाई, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत थकावट है, पेन किलर लूँगी तो फ़ौरन ठीक हो जाऊँगी। बस आप मेरा ये काम कर दें।
जैनी अफ़ान के फ़िक्रमंद अंदाज़ पर आहिस्तगी से मुस्कुरा उठी थी। पक्की बात? अफ़ान ने फिर से तस्दीक चाही। जवाबन जैनी ने इस बात में सर हिलाते इसे मुतमिन करने की पूरी कोशिश की थी। ओके फ़ातिमा, आप रेडी होकर बाहर आ जाएं, मैं बाहर पोर्च में आपका वेट कर रहा हूँ। कमरे के खुले दरवाजे को देखते अफ़ान ने ज़रा ऊंची आवाज़ में गोया होते फ़ातिमा को आवाज़ दी और इसका जवाब सुने बिना ही अनैक्सी से बाहर चला गया। ईमान फ़ातिमा के 1000 बार मना करने के बावजूद जैनी ज़बरदस्ती फ़ातिमा को तैयार करके बाहर पोर्च में ले आई। इससे पहले कि वो बैक डोर खोलते पिछली सीट पर बैठती, जैनी ने जल्दी से आगे बढ़ते इसके लिए फ्रंट डोर खोल दिया। उनको बाहर आते देख अफ़ान इग्निशन में चाबी घुमाते कार पहले ही स्टार्ट कर चुका था। फ़ातिमा का गुस्सा इस वक्त अरूज पर था। जैनी ने होंठों पर उमड़ती मुस्कुराहट को ज़ेरे लब दबाया और फिर फ़ातिमा के फूले हुए गालों को देखते हाथ को वेव के अंदाज में लहरा दिया। जवाबन फ़ातिमा ने अपना गुस्सा निकालने के लिए फ्रंट डोर को पटकने के अंदाज में बंद किया तो जैनी की बेसाख्ता हंसी छूट गई। जैनी को हंसते देख अफ़ान भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया था। कार को ड्राइव करते अफ़ान के लबों पर रेंगती धीमी मुस्कुराहट को देखते फ़ातिमा के अंदर एक आग सुलग उठी थी। आइंदा मुझ पर यह शोहरों वाला रौब झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मत भूलें हमारी शादी किन हालात में हुई है। ईमान फ़ातिमा तपे लहजे में गोया होती अपना रुख बाकायदा विंड स्क्रीन की जानिब मोड़ गई। एक्सक्यूज़ मी, शोहरों वाला रौब? मैंने कब रौब झाड़ा आप पर, वो भी शोहरों वाला? शोहर लफ्ज़ को कुछ ज़्यादा ही लंबा खींचा गया। अब वो हैरत के समुंदर में गोताजन बिना पलके झपकाए फ़ातिमा के जवाब का ही मुंतज़िर था।